So now we have our topic that is the part second of this chapter from इससे पहले हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो अब है साइकोलॉजी एज नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस की तरीके से किस तरीके से ये सब्जेक्ट है। सो इट हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर दैट साइकोलॉजी हैज़ इट्स रूट इन फिलोसफी। तो हमने पहले ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि जो साइकोलॉजी होती है उसकी कुछ रूट्स जो हैं, यानी कि उसका जो बेसिक्स है या फिर कुछ उसकी जो इनिशिएशन है वो फ़िलॉसफी से हुई है। हाउएवर मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मैथड्स टू स्टडी साइकोलॉजिकल फिनोमेना। तो हाउएवर हालांकि जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी है वो इस तरीके से डेवलप हुई है, या उसे इस तरीके से डेवलप किया गया है, या उसे डेवलप होने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उसमें जो साइंटिफिक जो मैथड्स हैं, वो जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं वो उसमें लगती हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल फिनोमेना है इसमें साइंस प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी विच कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये जो साइंस है ये एक बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, जो साइंस है ये इस तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव देती है कि जो ऑब्जेक्टिविटी होती है विच कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ देयर इज़ अ consensus on the definition of the concept and how it can be मेजर्ड। कि साइंस इसको यहाँ इस तरीके से ऑब्जेक्टिव, मतलब इसको इस तरीके से एम्फेसिस करती है इसके ऑब्जेक्टिव्स में कि ये किस तरीके से जो है हम ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर इसके क्या कंसेंसस हो सकते हैं जब हम इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है मतलब उसको किस तरीके से हम मेज़र कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय Descartes and later on by development in physics has grown by following what is called a hypothetico deductive model। तो साइकोलॉजी का जो इन्फ्लुएंस है वो जो डिसकार्ट्स है उससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई है साइकोलॉजी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे फ़िज़िक्स का डेवलपमेंट हुआ, फ़िज़िक्स ग्रो हुई, तो उसी तरीके से क्या हुआ कि ये जो हाइपोथेटिकल जो मॉडल्स थे इनका भी मतलब इनका हाइपोथेटिकल मॉडल्स आए, तो इस तरीके से भी जो साइकोलॉजी है वो इन्फ्लुएंस हुई है। द मॉडल सजेस्ट दैट साइंटिफिक एडवांसमेंट कैन टेक प्लेस इफ़ यू हैव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन अ फिनोमिना। तो अब यहाँ पे जो मॉडल्स हैं, इन जो ये फ़िज़िक्स के मॉडल्स होते थे इनसे हमें एक साइंटिफिक एडवांसमेंट ये चीज़ मिली कि अगर हम कोई फिनोमेना, कोई हम थ्योरी दे रहे हैं, कि हमने कोई थ्योरी दी, जैसे कोई भी हम जैसे फ़िज़िक्स में एक होता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एक थ्योरी दी। तो फिर इसके बाद ये जो फिनोमेना होता है इसका वो भी सामने आया, जैसे फ्रिक्शन जो होता है वो एक फिनोमेना है उसका, कि जब हम चल रहे हैं या फिर हम कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको कुछ चीज़ अपोज कर रही है। तो चलने के केस में वो फ्रिक्शन है, तैरने के केस में वो फ्रिक्शन है पानी का। तो और हवा में जब उड़ रहे हैं तो उस टाइम पे क्या है, एयर रेजिस्टेंस उसका फ्रिक्शन है। तो इसी तरीके से अगर हम कोई थ्योरी दे रहे हैं तो उसके लिए एक फिनोमिना जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसमें भी सेम एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें जो फिजिसिस्ट हैं हैव व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ बिग बैंग थ्योरी। तो उन्होंने जो फिजिसिस्ट हैं उन्होंने एक बिग बैंग थ्योरी दी जो कि एक्सप्लेन करती है यूनिवर्स को, कि यूनिवर्स किस तरीके से बना। थ्योरी इज़ नथिंग एल्स बट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ अ सर्टेन कॉम्प्लेक्स फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो थ्योरी कुछ नहीं होती है, थ्योरी बस एक स्टेटमेंट है, एक कॉम्प्लेक्स सा फिनोमिना है जो हम बताते हैं एक स्टेटमेंट में, विच हेल्प टू प्रोपोजिशन विच आर इंटर रिलेटेड। और ये क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है प्रोपोजिशंस को जो कि एक दूसरे के साथ क्या होती है, इंटर रिलेटेड होती है। बेस्ड ऑन थ्योरी साइंटिस्ट डिड्यूस और प्रपोज अ हाइपोथेसिस। तो अब इसी थ्योरी के बेसिस में साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस देते हैं। तो हाइपोथेसिस बेसिकली होता है इमेजिनेशन, कुछ एक इमेजिन्ड चीज़ कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता होगा। दैट ऑफर्स अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ अ सर्टेन फिनोमिना टेक्स प्लेस। तो वो हाइपोथेसिस में एक एक इमेजिनरी चीज़ होती है कि हाँ कोई भी फिनोमेना इस तरीके से हो रहा होगा। द हाइपोथेसिस देन इज टेस्टेड एंड प्रूव्ड ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डाटा दैट वन हैज़ गैदर्ड।
तो अब इसके बाद ये जो हाइपोथेसिस है, यानी कि ये जो इमेजिन्ड चीज़ है, उसको क्या करते हैं फिर बाद में उसको मतलब उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये चीज़ सच में है या फिर नहीं है। और इस मतलब इसमें बहुत सारे डाटा जो है वो गैदर किए जाते हैं और फिर उसके बाद इसको हम बता देते हैं कि हाँ ये ट्रू है, ये बात सही है या फिर ये बात गलत है। द थ्योरी इज़ रिवाइज्ड इफ़ डाटा गैदर्ड पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन देन वन सजेस्ट बाय द हाइपोथेसिस। तो अब ये जो हमारे पास जो हमारी थ्योरी है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं अगर ये जो डाटा है, जो हमने डाटा क्या किया है, इकट्ठा किया है, वो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, यूजिंग द अबव अप्रोच साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शंस, मोटिवेशन एंड इमोशंस। तो अब ये जो मतलब इन्हीं थ्योरीज़ को यूज़ करके, हाइपोथेसिस की थ्योरी को यूज़ करके क्या किया है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने ये अप्रोच निकाली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप की बहुत सारी थ्योरीज़, इसी हाइपोथेसिस के बेसिस पे उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज़ क्या की, दी, जैसे कि जो कि बेस्ड थी किसमें, लर्निंग में, कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को सीख सकते हैं। अपकमिंग चैप्टर्स में हम एक लर्निंग पूरा चैप्टर ही देखेंगे। मेमोरी, हमारी जो मेमोरी होती है वो, हमारा अटेंशन, हम कितनी देर तक किसी चीज़ को अटेंशन दे सकते हैं, हमारा परसेप्शन, हम किसी चीज़ को किस तरीके से परसीव करते हैं, मोटिवेशन, किसी भी चीज़ को करने का, इमोशंस, ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई एंड हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। और इसमें क्या है, एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की। टिल डेट मोस्ट ऑफ द रिसर्च इन साइकोलॉजी फॉलोज दिस अप्रोच। और आज की डेट तक, मतलब अभी तक, एट प्रेजेंट तक, बहुत सारी ऐसी जो थ्योरी, मतलब जो बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हैं, वो इसी अप्रोच को फॉलो करती हैं कि वो क्या करती है, एक हाइपोथेसिस देती हैं और उसके बाद उसको देखा जाता है कि इफ़ इट इज़ रेलिवेंट और इफ़ इट इज़ अप्लाइंग टू समवेयर और नॉट. So apart from this, psychologists have also been considerably influenced by the evolutionary approach which is dominant in biological science. तो अब इससे मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं इवोल्यूशनरी अप्रोच से। और ये जो इवोल्यूशनरी अप्रोच है, ये किस चीज़ पे डोमिनेंट है, किस चीज़ से डोमिनेंट है, ये बायोलॉजिकल साइंस से बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। क्योंकि हमारा कोई भी इवोल्यूशन हो रहा है, अगर एक ह्यूमन का इवोल्यूशन हो रहा है तो वो बहुत बायोलॉजिकल बेसिस पे, हम जब जेनेटिक बेसिस पे बात करते हैं तो वहाँ पे वो बहुत एक डोमिनेंट फैक्टर होता है कि किस तरीके से इवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे एंसेस्टर थे, एप्स, मंकी, चिंपैंजीज, ये इनसे जब हमारा इवोल्यूशन बायोलॉजिकल लेवल में हुआ है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी भी हमारी डिफरेंट होगी। तो ये जो चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट क्या कंसीडर करते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो इन्फ्लुएंस करता ही करता है साइकोलॉजी को। सो दिस अप्रोच हैज़ बीन ऑल्सो यूज टू एक्सप्लेन डाइवर्स काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। तो अब ये वाली अप्रोच जो है कि इवोल्यूशन के साथ साथ, अब जैसे इवोल्यूशन, ऑब्वियसली जैसे हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन इज़ एन इवॉल्विंग फेज, तो वो इवॉल्व होते रह रहा है। तो अब ये जो मतलब ये जो डाइवर्स और साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, जैसे कि अटैचमेंट किसी से, या फिर जो अग्रेशन होता है, अग्रेशन, गुस्सा आना, या फिर अग्रेसिवनेस, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो फिनोमिनाज हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये क्या हैं, ये हम बायोलॉजिकल साइंस इवोल्यूशन के हिसाब से भी हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब ये जो हमारा ये टॉपिक था कि मतलब ये जो नेचुरल साइंस साइकोलॉजी किस तरीके से है, तो यही इसी तरीके से है कि फ़िज़िक्स में के इवोल्यूशन के साथ किस तरीके से साइकोलॉजी को हम देख सकते हैं, या फिर बायोलॉजिकल साइंस के बेसिस पे हम किस तरीके से साइकोलॉजी को देख सकते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ साइकोलॉजी एज सोशल साइंस। अच्छा, तो साइकोलॉजी एज सोशल साइंस, तो साइकोलॉजी को अब हम एक सोशल साइंस की तरीके से कैसे देख रहे हैं। We mentioned above that psychology is recognized more as social science because it studies the behavior of human being in their socio-cultural context.
तो हमने जैसे मेंशन किया, जो साइकोलॉजी होती है हम उसको पहचान सकते हैं, हम उसको एक सोशल साइंस के तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, ह्यूमन का बिहेवियर है। हम ह्यूमन के बिहेवियर को ही पढ़ते हैं, उसके सोशियो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स में। ह्यूमंस आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स। अब ये जो ह्यूमंस होते हैं वो सिर्फ एक सोशल कल्चरल कॉन्टैक्ट से ही इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, दे ऑल्सो क्रिएट देम। जबकि जो ह्यूमंस होते हैं ये सोशियो कल्चर कॉन्टैक्ट को क्या करते हैं, क्रिएट भी करते हैं। साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन फोकसेस ऑन ह्यूमंस एज सोशल बींग्स। तो अब ये जो साइकोलॉजी है एक सोशल साइंस के डिसिप्लिन में ये कैसे देखती है, ये चीज़ देखती है कि ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन सोशल बीइंग है, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। तो इस तरीके से क्या है, साइकोलॉजी सोशल साइंस के डिसिप्लिन में इसको देखती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टोरी ऑफ रंजीता एंड शुभम। शुभ नाम शबनम। तो यहाँ पे दो लोग हैं, एक रंजीता है और दूसरी शबनम है। अब इन दोनों की कहानी जो है यहाँ पे हमें एक्सप्लेन की गई है। दैट रंजीता एंड शबनम वर इन द सेम क्लास, ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं। ऑल्दो दे वर इन द सेम क्लास, दे वर जस्ट एक्वेंटेड विथ ईच अदर एंड देयर लाइव्स वर क्वाइट डिफरेंट। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं और इनकी जो ज़िंदगी है एक दूसरे से वो बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है। रंजीता केम फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली। जो रंजीता है वो फार्मर्स की, एक फार्मर की फैमिली से आती, किसान बैकग्राउंड है उसका, फार्मिंग बैकग्राउंड है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डर ब्रदर वर्कड ऑन देयर फार्म। तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यानी उसके दादा दादी, उसके पेरेंट्स और उसका बड़ा भाई जो है वो खेतों में काम करते हैं। दे लिव टुगेदर इन देयर हाउस इन द विलेज। वो गाँव में रहते हैं, एक साथ रहते हैं। रंजीता वॉज अ गुड एथलीट, वो बहुत अच्छी एक एथलीट है, एंड वॉज द बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन द स्कूल। और स्कूल में बहुत एक बेस्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। शी लव मीटिंग पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स। उसको नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है और दोस्त बनाना उसे बहुत पसंद है। अनलाइक हर, वही पेज से अपोजिट जो शबनम है, वो भी अपनी माँ के साथ, अपनी मम्मी के साथ उसी सेम विलेज में रहती है। उसके जो पापा हैं, उसके जो फादर हैं, वो एक ऑफिस में काम करते हैं जो कि टाउन के पास है, और वो सिर्फ हॉलीडेज़ में ही उनसे मिलने के लिए आते हैं। शबनम वॉज अ गुड आर्टिस्ट। शबनम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, एंड लव्ड स्टेइंग होम एंड टेकिंग केयर ऑफ हर यंगर ब्रदर। तो उसको घर में रहना बहुत पसंद है और उसको अपने छोटे भाई की केयर करना, ये सब चीज़ें पसंद है। शी वॉज शाय एंड अवॉइडेड मीटिंग पीपल। तो वो बहुत ज़्यादा शाय है, शाय शर्मीली है और उसको लोगों से मिलना उतना पसंद नहीं है। लास्ट ईयर देयर वॉज वेरी हैवी रेन एंड द रिवर नियर बाय ओवर फ्लोडेड इनटू द विलेज। लास्ट ईयर क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन आई और जो उनके गांव के पास में जो रिवर थी वो क्या हुई, वो मतलब ओवरफ्लो हो गई उसमें। और मैनी हाउसेज इन द लो लाइंग एरियाज़ वर फ्लडेड। तो बहुत सारे एरियाज जो कि थोड़ी कम ऊंचाई वाली जगह पे थे, उनमें क्या हो गया, उनमें वो आ गई, बाढ़ आ गई। द विलेजर्स गॉट टुगेदर। तो जो विलेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, वो साथ में आए, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने हेल्प की और उन्होंने शेल्टर दिया जो उन लोगों को जो कि डिस्ट्रेस में थे। शबनम हाउस वॉज ऑल्सो फ्लडेड। तो अब जो शबनम है उसका घर भी क्या हुआ, डूब गया। एंड शी केम टू लिव इन रंजीता हाउस विद हर मदर एंड ब्रदर। तो अब जो रंजीता थी वो किसके घर आई, उसके रंजीता के घर आई शबनम अपनी माँ और अपने भाई के साथ। रंजीता वॉज हैप्पी हेल्पिंग द फैमिली एंड मेकिंग देम फील कंफर्टेबल इन हर हाउस। तो रंजीता बहुत खुश थी क्योंकि बिकॉज शी इज़ शोइंग सम एक्सट्रोवर्ट कैरेक्टर्स की उसको फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है, ये वो। तो अब क्या हुआ कि वो क्या है, वो अपनी फैमिली को, मतलब उसकी फैमिली को वो कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही थी। व्हेन द फ्लड वाटर रीच रिसाइटेड, जब वो फ्लड का पानी जो है वो कम हो गया, अपनी वापस की अपनी पोजीशन पे आ गया। रंजीता मदर एंड ग्रैंड मदर हेल्प शबनम मदर टू सेट अप देयर हाउस। तो जो
रंजीता की मम्मी थी, माँ थी उसकी, और जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उन लोगों ने शबनम की मम्मी को हेल्प की उनके घर को वापस से सेटअप करने के लिए। सो द टू फैमिलीज़ बिकम वेरी क्लोज। तो अब ये जो दो फैमिलीज़ थी, क्योंकि साथ में रह रही थी इतने टाइम से, तो बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई, और उन्होंने उनके हेल्प की उनको घर वापस से रीस्टैब्लिश करने में। तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए। जो रंजीता थी और शबनम थी, वो भी बहुत अच्छे क्या हो गए, फ्रेंड्स बन गए, बहुत वेरी गुड फ्रेंड्स बन गए वो। सो इन दिस केस रंजीता एंड शबनम बोथ आर वेरी डिफरेंट पर्सन्स। तो यहाँ पे जब हम रंजीता की बात कर रहे हैं और जो शबनम की बात कर रहे हैं हम, ये दोनों बहुत अलग, बहुत डिफरेंट लोग हैं। दे ग्रू अप इन डिफरेंट फैमिलीज़ अंडर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। ये बहुत अलग फैमिलीज़ में ग्रो हुए, पले बड़े। इनके जो सोशल सोशल डिफरेंसेस थे, इनके इनके कल्चर्स में बहुत डिफरेंस थे। यू कैन सी सम रेगुलरिटीज़ इन द रिलेशनशिप ऑफ देयर नेचर। तो अब हम कुछ देख सकते हैं, रेगुलरिटीज़ देख सकते हैं इनके रिलेशनशिप के नेचर में, एक्सपीरियंस एंड मेंटल प्रोसेसेस विद देयर सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। और उनके जो एक्सपीरियंस थे दोनों के अलग थे, उनके जो मेंटल प्रोसेसेस थे अलग थे, सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट अलग था। बट एट द सेम टाइम देयर आर वेरिएशन इन देयर बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस विच वुड बी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट यूजिंग द नोन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। लेकिन एट द सेम टाइम हम उसी समय पे हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं इनके बिहेवियर में हमें देखने को मिल रहे हैं, इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं प्रिडिक्ट करने एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के बेसिस पे। One can understand why and how individual in communities become quite helpful and self-sacrificing in a crisis, as was the case with the people in the village of Rajnita and Shabnam. तो यहाँ से जो है हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जब लोग कम्युनिटी में होते हैं, तो कम्युनिटी में वो क्यों थोड़े ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, या फिर वो अपने आप का थोड़ा सेल्फ सेक्रीफाइस करना जो है वो इस क्राइसिस के टाइम पे शुरू करते हैं, क्यों ऐसा वो अपना बिहेवियर शो करते हैं, जैसे हमने रंजीता और शबनम के केस में देखा। बट इवन इन दैट केस नॉट एवरी विलेजर वॉज इक्वली हेल्पफुल। लेकिन इस केस में भी जो हर एक विलेजर है वो इतना ज़्यादा इक्वली हेल्पफुल नहीं होगा, कुछ थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, कुछ थोड़ा कम हेल्पफुल होंगे, कुछ तो होंगे भी नहीं हेल्पफुल। सो एंड ऑल्सो अंडर सिमिलर सर्कमटांसेस नॉट एवरी कम्युनिटी इज़ सो फोर्थ कमिंग। और हर एक कम्युनिटी, ज़रूरी नहीं है जैसे विलेजेस में ऐसा हो रहा है तो शहर में भी ऐसा हो कि वो अपने घर पे उनको शेल्टर दे दें, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो हर एक कम्युनिटी में भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। इनफैक्ट समटाइम्स द अपोजिट इज़ ट्रू, बट इससे उल्टा ही कई बार क्या होता है, ट्रू होता है। पीपल बिकम एंटी सोशल अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस, इंडल्जिंग इन लूथिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन व्हेन सम क्राइसिस अकर्स। तो अब क्या है, जो लोग हैं वो ऐसी कंडीशंस में अक्सर क्या हो जाते हैं, एंटी सोशल बन जाते हैं। यानी कि सोसाइटी से मतलब एंटी सोशल, यानी कि वो फिर मिलना जुलना, ज़्यादा सोशल होना पसंद नहीं करते इन कंडीशंस में स्पेशली। और क्या करने लग जाते हैं, वो दूसरों को एक्सपोलिएट मतलब एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं और लोगों का इन क्राइसिस पे। सो दिस शोज दैट साइकोलॉजी डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर सोसाइटी एंड कल्चर। यानी कि जो एक साइकोलॉजी है, जब हम एक ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन की साइकोलॉजी क्या है, वो इस चीज़ से डील कर रही है कि ह्यूमन का बिहेवियर क्या है और उसके एक्सपीरियंस क्या है, साथ ही साथ वो किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा है, उसकी सोसाइटी कैसी है और उसका कल्चर कैसा है। द साइकोलॉजी इज़ a social science which focuses on the individuals and community in relation to their socio-cultural and physical environment. तो अब साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है जो कि किस चीज़ पे फोकस करती है, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल्स पे फोकस करती है और कम्युनिटीज़ पे फोकस करती है, उसके रिलेशंस में, कि उनके और जो सोशियो कल्चर और उनका फिज़िकल एनवायरनमेंट है वो कैसा है। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. So, understanding mind and behavior. You will recall that psychology was once defined as science of mind. तो एक टाइम पे क्या था, ये एक साइंस की तरीके से थी जो कि हम साइंस ऑफ माइंड कहते थे. फॉर मैनी डिकेड्स, बहुत सारे डिकेड्स के लिए ये चीज़ था. The mind remained a taboo in psychology because it would not be defined in concrete behavior terms, or its location could not be indicated. तो अब जैसे हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था, जो उसका पहला पार्ट था, कि जैसे ब्रेन होता है, ब्रेन एक फिज़िकल एंटिटी है, एक फ़िज़िकल चीज़ है, कि वो हमारे शोल्डर्स के ऊपर, हमारे हेड में, हमारे क्रेनियल बोन के अंदर प्रेजेंट होगा. वैसे ही माइंड जो है, माइंड की कोई ऐसी फिक्स पोजीशन नहीं है, फिक्स लोकेशन नहीं है. तो बहुत सालों के लिए क्या था कि माइंड एक मतलब टैबू था, यानी कि उसको कुछ पता नहीं था उसके बारे में, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो एक बिल्कुल अनटच्ड चीज़ थी. तो फिर क्या हुआ कि if the term mind has returned to psychology, we should thank neuroscientists like Sperry and physicists like Penrose, who have given it the respect which it deserved and now has. तो अब जो माइंड जो टर्म था उसको क्या किया था, मतलब ऑलमोस्ट हटा दिया था साइकोलॉजी से. लेकिन हमें जैसे न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जैसे स्पेरी नाम है उनका, और एक फिजिसिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, पेनरोज है, हमें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने क्या किया, ये जो माइंड टर्म था उसको रिटर्न किया साइकोलॉजी को, और उसको वो जो रिस्पेक्ट देनी थी वो उस टर्म को वो मिली, और वो अभी भी आज के टाइम पे भी मिल रही है. सो देयर आर scientists in various disciplines including psychology who think that a unified theory of the mind is possibility, although it still is far away. तो जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स के, इंक्लूडिंग जो साइकोलॉजी है उसके भी जो साइंटिस्ट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो यूनिफाइड थ्योरी है जो माइंड की, वो पॉसिबिलिटी है, और इसके साथ में क्या है, मतलब ये बहुत फार अवे है, बट इट इज़ एन यूनिफाइड थ्योरी. व्हाट इज़ माइंड? तो बेसिकली अब यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ माइंड. माइंड क्या होता है? माइंड बेसिकली वो होता है ना, जो हम कहते हैं हमारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो दैट चीज़, दैट मन, किसी भी चीज़ को करने का माइंड, वो माइंड है. और ब्रेन क्या होता है? ब्रेन एक फिज़िकल चीज़ है. इट इज़ ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ब्रेन. ये बात एकदम बिल्कुल सच है कि जो माइंड है वो ब्रेन के बिना तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता. अगर ब्रेन है तो ही क्या है, माइंड है. लेकिन जो माइंड है वो एक सेपरेट एंटिटी है, वो एक बहुत अलग एंटिटी है. This can be appreciated on account of several interesting cases that have been documented. तो इस चीज़ को हम बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस जो हैं उसके थ्रू हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि क्या है, हुए हैं. Some patient whose occipital lobes which are responsible for vision. तो हमारा occipital lobe जो होता है ना, वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है. तो ब्रेन में प्रेजेंट एक पार्ट होता है जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो पेशेंट जिनका ऑसिपिटल लोब जो था, वो क्या था, जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको जब क्या कहता है, सर्जिकली रिमूव कर दिया था, हैज़ बीन फाउंड टू बी रिस्पॉन्डिंग करेक्टली टू लोकेशन एंड कन्फिगरेशन ऑफ विजुअल क्लूज. तो वो पेशेंट भी जिनका ऑप्टिकल लोब जो है वो रिमूव कर दिया है, वो लोग भी क्या चीज़ कर रहे थे कि वो रिस्पॉन्स कर रहे थे लोकेशंस को करेक्टली, मतलब लोकेशंस को वो बता रहे थे कि हाँ ये लोकेशन है. या फिर जो कन्फिगरेशंस होती हैं विजुअल क्लूज की, उनको भी वो करेक्टली क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे. सिमिलरली एन amateur athlete lost his arm in a motor accident but continued to feel an arm.
सिमिलरली एक जो एथलीट है उसने क्या किया, उसका हाथ जो है वो एक एक्सीडेंट में उसने खो दिया। तो क्या लेकिन क्या हुआ ना, दैट पर्सन कंटिन्यू टू फील एन आर्म। उस वो इंसान जो था वो उस आर्म को फील कर सकता था, एंड ऑल्सो कंटिन्यू टू फील इट्स मूवमेंट। और जो वो आर्म था उसको तो वो फील कर ही सकता था, साथ ही साथ वो क्या चीज़ फील कर सकता था, उस हाथ के मूवमेंट को भी वो फील कर सकता था। जब उसको क्या थी, जब उसको कॉफ़ी ऑफ़र की गई तो उसने क्या किया, वो जो फैंटम आर्म था उसको कोशिश की कि वो मतलब जो हाथ नहीं था उसको उसने इमेजिनेशन वाला जो था आर्म, उसको उसने कॉफ़ी के कप में पहुंचाने की मतलब कोशिश की। और जब किसी ने उस आर्म को पुल किया तो मतलब हटाया तो उसने क्या किया, प्रोटेस्ट किया उस चीज़ को। सो देयर आर अदर सिमिलर केसेस डॉक्यूमेंटेड बाय न्यूरो साइंटिस्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे जो सिमिलर केसेस हैं वो न्यूरो साइंटिस्ट ने क्या किए हैं, डॉक्यूमेंट किए हैं, उनने खोजे हैं। A young man who suffered brain injury in an accident after he returned home from the hospital claimed that his parents have been replaced by their duplicates. तो एक यंग इंसान यानी कि एक बहुत यंग आदमी जो था उसको कुछ ब्रेन में इंजरी हो गई एक एक्सीडेंट के टाइम पे। तो जब वो हॉस्पिटल से घर आया तो उसने ये चीज़ क्लेम की, उसने ये चीज़ बोला कि जो उसके ओरिजिनल पेरेंट्स हैं, उसके ओरिजिनल पेरेंट्स को रिप्लेस कर दिया है किन्हीं डुप्लीकेट से, यानी कि वो ये उसके ओरिजिनल पेरेंट्स नहीं, उसके ओरिजिनल पेरेंट्स कोई और हैं। दे वर इम्पोस्टर्स। In each of these cases, the person had suffered from damage of some part of the brain, but his mind has remained intact. तो अब क्या था कि इन सभी केसेस में क्या था, ये जो लोग थे ये किस चीज़ से सफ़र कर रहे थे कि इसका ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो क्या हो गया था, डैमेज हो गया था, लेकिन जो उसका माइंड था वो क्या था, बिल्कुल सही कंडीशन में था इन सभी केसेस में। सो इट वाज अर्लियर बिलीव्ड बाय साइंटिस्ट दैट देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड द बॉडी। पहले ये चीज़ बोलते थे लोग कि जो माइंड है और जो बॉडी है वो अलग अलग चीज़ है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल काम करती हैं। बट रीसेंट स्टडीज़ इन अफेक्टिव न्यूरो साइंस हैव क्लियरली शोन दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर। लेकिन जो आज की स्टडीज़ हैं, जो आज रिसेंट टाइम पे जो स्टडीज़ हैं, जो अफेक्टिव न्यूरो साइंस है, उसने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जो माइंड है और जो बिहेवियर है उन दोनों का रिलेशन है। इट हैज़ बीन shown that using positive visualization technique and feeling positive emotions, one can bring about significant changes in bodily processes. तो ये एक बात वो हो गई है कि जो हम हम जो पॉजिटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक अगर हम यूज़ करें, या फिर हम जो एक फील पॉजिटिव वाला इमोशन अगर हम यूज़ करें, तो हम क्या चीज़ ला सकते हैं, हम सिग्निफिकेंट चेंज जो है वो अपनी बॉडी में लेके आ सकते हैं। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूफ है। अगर हम फील करेंगे कि हम हेल्दी हैं, हम खुश हैं, सो वी विल बी हेल्दी एंड वी विल बी हैप्पी। एट द सेम टाइम इफ वी विल फील अनहैप्पी, अनहेल्दी, देन आवर बॉडी विल रिएक्ट लाइक दैट। सो Ornish has shown this in a number of studies with his patients. तो एक पर्सन ने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ये स्टडी शो की है। In these studies, a person with blocked arteries was made to visualize that blood was flowing through her or his arteries. तो उसने क्या किया कि एक पर्सन जिसकी आर्टरीज जो थी वो ब्लॉक्ड हो चुकी थी, उस पर्सन को ये चीज़ विजुअलाइज करवाई कि उसकी आर्टरीज में से क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब उसकी ब्लॉक्ड आर्टरीज में से ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इस चीज़ को एक टाइम लिमिट तक प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ, सिग्निफिकेंट रिलीफ वॉज ऑब्टेन्ड बाय दीज पेशेंट्स एज अ डिग्री ऑफ ब्लॉकेज बिकम सिग्निफिकेंटली लेस। तो क्या है, बहुत सारे मतलब बहुत टाइम पीरियड तक इस चीज़ को प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ, जो पेशेंट था उसमें वो जो आर्टरी का ब्लॉकेज था उसकी जो डिग्री थी वो सिग्निफिकेंटली कम हुई, यानी कि वो जो ब्लॉकेज था वो कम हो गया।
use of mental imaginary, that is images generated by a person in his or her mind, have been used to cure various kinds of phobias. तो अब ये जो मेंटल इमेजिनरी वाली ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे लोगों को अलग अलग चीज़ें इमेजिन करवा के उनके बहुत सारे फोबियाज़ को क्या किया जाता है, क्योर किया जाता है। इरेशनल फेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशंस, यानी कि मतलब जो ऑब्जेक्ट से फेयर होता है या फिर सिचुएशन से फेयर होता है, तो उस चीज़ में क्या करते हैं ना, वो उसको विजुअलाइज कराते हैं, उसको वो चीज़ इमेजिन करवाते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं, क्योर करते हैं उस फोबिया को। सो अ न्यू डिसिप्लिन कॉल्ड psychoneuroimmunology has emerged, which emphasizes the role played by the mind in strengthening the immune system. तो अब एक जो नया डिसिप्लिन है जिसको हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं, ये चीज़ क्या हुई, ये इमर्ज हुई, और ये बेसिकली किस चीज़ में एम्फेसिस करती है, किस चीज़ में ज़ोर डालती है कि हम किस तरीके से चीज़ों को सोच के अपनी साइकोलॉजी को यूज़ करके हम अपने इम्यून सिस्टम को क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें हमको क्या करना है, हमें इमेजिन करना है और विजुअलाइज करना है हमको खुद। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक लिख रहे हैं, हम एक ऐसे कंपटीशन में हैं और हम ऐसे लिख रहे हैं। यू आर चैटिंग विद अ फ्रेंड ऑन एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम दूसरा विजुअलाइजेशन है कि हम अपने फ्रेंड के साथ एक किसी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में क्या कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट में यू आर प्लेइंग फुटबॉल, कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, सारी चीज़ें इमेजिन करनी है। यू आर वॉचिंग अ सोप ओपेरा ऑन टीवी। देन आफ्टर दैट योर बेस्ट फ्रेंड हैज़ हर्ट यू, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हें हर्ट कर दिया, ठीक है। यू आर अपेयरिंग इन एन एग्जामिनेशन, तुम एक एग्जामिनेशन में अपेयर कर रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो। यू आर एक्सपेक्टिंग एन इम्पॉर्टेंट विजिटर, आप वेट कर रहे हो किसी का कि कोई आपको मिलने आ रहा है। यू आर प्रिपेयरिंग अ स्पीच टू डिलीवर इन योर स्कूल, आप एक स्पीच प्रिपेयर कर रहे हो विच यू हैव टू गिव इन योर स्कूल। यू आर प्लेइंग चेस, आप चेस खेल रहे हो। यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द आंसर्स ऑफ अ डिफ़िकल्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, तो एक मैथ्स का प्रॉब्लम है, उसको आप फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो। डिस्कस योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट। तो ये हमको इमेजिन करना है और विजुअलाइज करना है कि इन अलग अलग कंडीशंस में आपको कैसा कैसा फील होता है। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन्स ऑफ साइकोलॉजी, की जो पॉपुलर नोशंस हैं इस डिसिप्लिन के बारे में वो क्या है। सो वी मैंशनड अबव दैट एवरी डे ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस एक्ट लाइक अ साइकोलॉजिस्ट। तो हम एवरीडे लाइफ में हम में से हर एक इंसान एक साइकोलॉजिस्ट की तरह बिहेव करता है। वी try to understand why someone behave in the manner in which he did and come up with ready explanations। हम ये चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि किसी ने किस तरीके से, किसी को आपसे बहुत रूडली बात करके चला गया, देन वो वापस आया एंड और ही और शी केम बैक टू यू एंड वो अपना उनका एक्सप्लेनेशन रेडी था। Not only this, most of us have developed our own theory of human behavior। यही नहीं, हम में से हर एक इंसान ने क्या किया है ना, अपनी एक खुद की जो थ्योरी है ह्यूमन बिहेवियर की, वो डेवलप कर रखी है। इफ़ वी वांट सम वर्कर टू परफॉर्म बेटर देन ही और शी हैज़ इन द पास्ट, अगर हम चाहते हैं कि किसी जो वर्कर है उसकी परफॉर्मेंस को हमें बेटर करना है उसके पास्ट के कंपैरिजन में, सो वी नो दैट वी विल नीड टू पुश हर और हिम। तो हमें क्या करना है, उस जो वर्कर है उसको क्या करना है, हमें पुश करना है उसको, उसकी लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए। मे बी इवन यूज़ अ स्टिक बिकॉज पीपल आर बेसिकली लेज़ी। कई बार क्या करना होता है, हमें एक डंडा करना होता है लोगों के ऊपर कि नहीं आपको ये करना ही करना है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्या हैं, बेसिकली लेज़ी हैं। सो सम पॉपुलर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस मे और मे नॉट बी ट्रू इफ़ इन्वेस्टिगेटेड साइंटिफिकली। तो बहुत सारी जो पॉपुलर थ्योरीज होती हैं ह्यूमन बिहेवियर की, जो कि कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं, वो क्या हो सकती हैं, वो ट्रू भी हो सकती हैं। जब हम उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वो ट्रू भी हो सकती हैं और ट्रू नहीं भी हो सकती हैं। इन फैक्ट यू विल फाइंड दैट कॉमन सेंस
sensical explanations of human behavior are based on hindsight and explain very little. और बात यह है कि जब हम कॉमन सेंसियल एक्सप्लेनेशंस करते हैं किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, जो कि उसकी मतलब जो उसकी मतलब जो वो पता नहीं है, जो कि हिडन है, या जो बहुत कम क्या है एक्सप्लेन है. फॉर एग्जाम्पल, if a friend you love goes away to a distant place, what will happen to your attraction for him or her? There are two sayings which you may recall to answer this question. तो अब क्या है कि अगर आपका कोई एक बहुत अच्छा फ्रेंड है या फ्रेंड है, तो वो आपसे पहले यू आर इन सेम कॉलेज और स्कूल और समथिंग लाइक दैट, बट व्हाट हैपन कि दे मूव अवे फ्रॉम यू. सो वी हैव टू सेइंग्स जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या होगा, जो हमारा अट्रैक्शन था उस इंसान के लिए उस बारे में. सो वन ऑफ दैम इज़ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. तो एक तो सेइंग ये हो गई कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि अगर वो साइट से ही आउट है तो माइंड से भी वो आउट हो जाएगा. द सेकेंड वन इज़ डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर. और दूसरा ये है कि जो डिस्टेंस है वो क्या कर सकती है, वो हमारे हार्ट में क्या कर सकती है, किसी चीज़ को मतलब फॉन्ड ऑफ, जैसे फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स, तो इस तरीके से जो मतलब बहुत ज़्यादा क्या है एक और ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर सकती है. बोथ ऑफ देम मेक अपोजिट सेंटेंसेस. ये दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट सेंटेंसेस है. सो विच वन इज़ ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है? The explanation you choose will depend on what happens in your life after your friend leaves. तो अब इसका एक्सप्लेनेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि जब वो फ्रेंड आपकी लाइफ से चला गया तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चीज़ हुई है, तो ही हम ये चीज़ मतलब दिस इज़ करेक्ट फॉर बोथ द स्टेटमेंट. किसी किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, समवन मे बी नॉट अ फोन पर्सन, नॉट अ मैसेज पर्सन, सो दैट पर्सन विल टोटली कट इट ऑफ फ्रॉम दैट. तो क्या होगा, वो तो आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाला रिएक्शन हो गया, है ना. बट सेकंड वाला क्या है कि डिस्टेंस में फिर और याद आ रही है, यू आर बीइंग लाइक तुम्हें कमी महसूस हो रही है, कि अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ होती तो मैं ये करती या ये करता, इस तरीके से. तो सपोज यू आर एबल टू फाइंड अ न्यू फ्रेंड, द सेइंग आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड विल बी यूज्ड बाय यू एंड अदर टू एक्सप्लेन योर बिहेवियर. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वो फ्रेंड गया और उसके बाद कोई आपको एक नया इंसान मिला एंड दैट बिकेम यू अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर. तो अब आप क्या है, ये आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड वाली सेइंग को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड अ न्यू फ्रेंड, और अगर आपको एक नया फ्रेंड क्या है नहीं मिला, तो व्हाट विल यू डू, यू विल कीप रिमेंबरिंग योर फ्रेंड फॉन्डली. तो आप जो पुराना फ्रेंड है उसको क्या करते रह जाओगे, याद करते रह जाओगे. In this case, the saying distance makes the heart grower fonder will explain your behavior. और इस वाले टर्म में क्या है, जो नेक्स्ट सेकेंड वाला स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा. नोटिस दैट इन बोथ केसेस द एक्सप्लेनेशन फॉलोज द अकरेंस ऑफ बिहेवियर. तो इन दोनों ही केसेस में क्या है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो हम एक्सप्लेन चीज़ कर रहे हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो बिहेवियर पर डिपेंड करती है. कॉमन सेंस इज़ बेस्ड ऑन हिंड साइड. तो ये जो कॉमन सेंस है ये एक हिडन साइड है बेसिकली. साइकोलॉजी एज अ साइंस लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर विच कैन बी प्रिडिक्टेड एंड नॉट एक्सप्लेन्ड आफ्टर द बिहेवियर अकर्स. तो साइकोलॉजी एक साइंस है जो क्या करती है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर को क्या करती है, देखती है और उसको क्या करती है, प्रिडिक्ट करती है. लेकिन जो उस बिहेवियर के मतलब आफ्टर उसके बाद क्या होगा उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती है. ठीक है. साइंटिफिक नॉलेज जनरेटेड बाय साइकोलॉजी ऑफन रन्स अगेंस्ट कॉमन सेंस. इसके अलावा जो साइंटिफिक नॉलेज है जो साइकोलॉजी से हम जनरेट करते हैं, वो कॉमन सेंस के क्या होती है, अगेंस्ट होती है बेसिकली. वन सच एग्जाम्पल इज़ अ स्टडी परफॉर्म्ड बाय ड्वीक. तो अब ऐसे ही एक जो है एक स्टडी जो है ड्वीक ने परफॉर्म की थी. तो वो क्या है, शी वॉज कंसर्नड विथ चिल्ड्रंस हु गेव अप टू ईजीली व्हेन फेस्ड विद अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और फेलियर. तो उन्होंने क्या किया,
ये बेसिकली जो इनकी स्टडी थी इस चीज़ पे कंसर्न इस चीज़ पे बेस्ड थी कि वो बच्चे जो कि ईज़िली गिव अप कर देते हैं, यानी कि जो हार मान लेते हैं बहुत जल्दी, वो किस तरीके की जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं और फेलियर्स हैं उन्हें फेस कर रहे हैं। शी वंडर हाउ दे कुड बी हेल्प्ड। उन्होंने ये चीज़ सोचने की खोजने की कोशिश की थी कि हम उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। Common sense tells us to give them easy problems in order to increase their success rate so that their confidence goes up. तो अब ये जो कॉमन सेंस था ये क्या था, एक किसी भी इजी प्रॉब्लम को क्या था, मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से हम क्या कर सकते थे, हम उनको इजी प्रॉब्लम्स जो थे वो देते और फिर क्या करते उनका जो सक्सेस रेट था उसको इंक्रीज़ करते, यानी इजी प्रॉब्लम देके उनका सक्सेस रेट का होता इंक्रीज़ होता होता और इस वजह से क्या होता उनमें क्या होता कॉन्फिडेंस बिल्ड होता। ओनली लेटर शुड वी गिव देम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। और पहले ईजी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमें उन्हें डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम क्या करनी चाहिए थी, देनी चाहिए थी, which they will be able to solve because of their न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस। तो फिर क्या होता कि वो जो इजी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद क्या है उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो गया, अब उनको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हो गए तो वो सॉल्व कर लेंगे। सो ड्वीक स्टडीड टेस्टेड दिस। तो ड्वीक की स्टडीज़ ने क्या किया, इस चीज़ को टेस्ट किया। शी टुक 2 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु वर ट्रेंड फॉर 25 डेज इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। तो अब उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स लिए स्टूडेंट्स के और 25 डेज़ के लिए उनको क्या किया, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कराने को दी। द फर्स्ट ग्रुप वॉज गिवन ईजी प्रॉब्लम्स विच दे वर ऑलवेज एबल टू सॉल्व। अब जो पहला ग्रुप था उसको क्या किया था, हमेशा ईजी प्रॉब्लम्स जो थी वो दी उनको सॉल्व करने के लिए। द सेकेंड ग्रुप हैज़ मिक्स ऑफ ईजी एंड डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स। और जो सेकेंड ग्रुप था उसको मिक्स में, मतलब उसको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी दी और ईजी प्रॉब्लम्स भी मिक्स करके दी। ऑब्वियसली इन केस ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दे फेल्ड। तो अब ये जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स इन केस जब उनको डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स दी तो वो फेल हो गए। Whenever this happened, we told them that their failure was because they had not tried hard enough and persuaded them not to give up and keep trying. तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जब वो हार्ड प्रॉब्लम्स में क्या हो गए, फेल हो गए, तो ड्वीक ने क्या किया, उनको उनके जो फेलियर था उसके फेलियर के एक्सप्लेनेशन में उन्होंने उसे ये बताया कि ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने क्या है इनफ हार्ड वर्क नहीं किया है और आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्राई करते रहना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। क्या हुआ, आफ्टर द ट्रेनिंग पीरियड वॉज ओवर। अब जब ये जो ट्रेनिंग पीरियड है ये ख़त्म हो गया तो ये जो हमें तो क्या हुआ कि दोनों ग्रुप्स को एक नया मैथ्स का प्रॉब्लम जो है उसका सेट मिला। तो व्हाट ड्वीक फाउंड गोज़ अगेंस्ट कॉमन बिलीफ। तो जो ड्वीक को मिला वो कॉमन बिलीफ के बिल्कुल अलग उसको कुछ चीज़ मिली। वो चीज़ क्या थी कि दोज हु हैड ऑलवेज सक्सीडेड बिकॉज दे वर गिवन ईजी प्रॉब्लम्स गेव अप मच फास्टर। तो वो लोग जिन बच्चों को क्या था ईजी प्रॉब्लम्स मिल रही थी और जिनको बिल्कुल जीतने की आदत हो गई थी, उन्होंने क्या किया, बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। जैसे ही उनने क्या किया, मतलब जैसे ही उन्होंने फेलियर को एक्सपीरियंस किया, when they face failure then those who had experienced both success and failures। हालांकि इसके अलावा जो वो स्टूडेंट्स जिनको क्या था, जिनको सक्सेस भी मिल रही थी और जिनको फेलियर भी मिल रहा था, वर टॉट टू अट्रीब्यूट फेलियर टू देयर लेक ऑफ एफर्ट्स। उनको ये चीज़ सिखाई गई थी कि जो उनका फेलियर है वो उनको इस वजह से मिल रहा है क्योंकि वो पूरा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो उनमें क्या था, there are many other common sense notions which you may not find to be true। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉमन सेंस के नोशंस होते हैं जो हमें मिलते हैं जब हम उसमें साइंटिफिक रिसर्च करते हैं कि वो ट्रू नहीं है। नॉट टू लॉन्ग अगो इट वॉज बिलीव्ड इन सम कल्चर दैट मैन आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। तो बहुत सारे कल्चर्स में ऐसा माना जाता था, ऐसा बिलीव था कि जो मैन होते हैं
ये बिलीव था कि जो वुमेन्स हैं वो ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हैं वो करती हैं इन कंपैरिजन टू मैन। सो एम्पेरिकल स्टडी हैव शोन दैट बोथ ऑफ दीज आर अनट्रू। तो एम्पेरिकल स्टडीज़ ने ये बताया कि ये दोनों ही चीज़ें अनट्रू हैं। तो कॉमन सेंस जो है ऑल्सो टेल्स दैट नॉट वन इज़ नॉट एबल टू गिव वंस बेस्ट। कोई भी इंसान तब अपना बेस्ट नहीं दे सकता जब वो लार्ज ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं उन्होंने ये चीज़ क्या की है, मतलब उन्होंने ये चीज़ प्रैक्टिस की कि यू मे एक्चुअली परफॉर्म बेटर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ अदर हेल्प्स योर परफॉर्मेंस। तो उन्होंने ये चीज़ बताई कि लोगों के सामने आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इन्हेंस हो सकती है। सो it is hoped that if you that as you go through this textbook you will discover that many of your beliefs and understanding of human behavior will change। तो जैसे जैसे आप इस बुक को पढ़ोगे, इसमें आप नई चीज़ें जानोगे, तो आपको ये पता चलेगा आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बिहेवियर के लिए, उनकी बिलीव्स के लिए, वो चेंज होगी। यू विल ऑल्सो गैदर दैट psychologists are different from astrologers, tantrics, and palm readers because they systematically examine propositions based on data to develop principles about human behavior and other psychological phenomena। तो आपको ये भी चीज़ पता चलेगी कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एस्ट्रोनॉट्स नहीं होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी नहीं होते हैं, और तांत्रिक्स भी नहीं होते, और जो पाम रीडर्स होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो इसको आप सिस्टमैटिकली किस तरीके से है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन कीप रिवाइजिंग।